I'm in. Okay. Bye. Good evening. Good evening. Okay. ठीक. So I think आप लोग के एक एलआर की क्लास हो चुकी है, एक वीए की क्लास हो चुकी है, राइट? ओके. सो मैथ्स में नॉर्मली क्या सिलेबस रहता है एंट्रेंस एग्जाम्स का, एक बार मैं वो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आप लोग को, राइट? सम ऑफ यू ऑलरेडी हैव बुक्स, तो बुक्स में आपको सामने दिख जाएगा व्हाट इज द सिलेबस इन मैथ्स, राइट? बट फिर भी देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन डिफरेंट एग्जाम्स. Dhwani, can you please confirm if you are able to hear me? Yes, I'm able to hear you. Okay, okay, good. So there are two screens in which you can see, Dhwani. There is one Career Express where you will be able to see the screen, right? But you will not be able to see me. There is another screen with the name Bhaskar. So in that screen, you can see me teaching as well as writing. So whichever screen is comfortable for you, you can open that. So is this backup class for percentage? हाँ, yes, it is that. तो ये बैकअप क्लास, ये परसेंटेज का मान भाई, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो मैं आपको, क्या हुआ सिद्धि? फैन ऑन करना है. आप ये फैन ऑन कर सकते हैं, ऊपर वाला स्विच. तो ठीक है. तो आपको आई थिंक ये आइडिया होगा कि आपको कौन से एग्जाम्स अपियर करने हैं, राइट? तो क्राइस्ट, एनएमआईएमएस, ये एग्जाम्स कौन कौन लिखने वाले हैं? क्राइस्ट, एनएमआईएमएस. ओके. तो देखिए, क्राइस्ट एंड एमआईएमएस में मैथ्स में क्या आता है, एक बार मैं आपको वो ब्रीफ दे देता हूँ. तो व्हेन वी से मैथ्स, तो उसमें एक बहुत मेजर पार्ट है अरिथमेटिक, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियोज, राइट? देन टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये वाला जो पार्ट है जो आप लोग ने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, राइट? सो दैट पार्ट इज देयर इन ऑल द एग्जाम्स. फाइन. आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी परसेंटेज, तो अरिथमेटिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड उसके अलावा बाकी जो पोर्शन है वो डिफरेंट एग्जाम्स में वेरी करता है. ये जो पार्ट है आपकी बुक में, अगर आपके पास बुक है हमारी, तो वो बुक के जो स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स हैं वो सारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है? तो वो सभी को पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग हो सकता है, बट वो हम सब कुछ ही पढ़ेंगे बिकॉज वी विल बी अपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स. कोई एक सिंगल एग्जाम तो देगा नहीं, ठीक है? तो मैक्सिमम एग्जाम्स हैव दिस सिलेबस. परसेंटेज सभी में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सभी में होता है, SICI, राइट? रेशियोज, मिक्सचर्स, फाइन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. सो दिस इज द सिलेबस विच इज देयर इन ऑल द एग्जाम्स. आप कोई भी एग्जाम का नाम लो, ये आपको मिलेगा ही. देन देर आर सम टॉपिक्स जो स्पेसिफिकली एक एक एग्जाम में आते हैं या दो एग्जाम्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्री, राइट? Trigonometry is a topic which appears in NMIMS का NPET and IPM, right? IPM वाले अगर कोई है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्री appears in some of the exams and not all. तो अगर आप सिम्बायोसिस, क्राइस्ट ये एग्जाम्स दे रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है. बट अगर आप NMIMS भी देना चाह रहे हैं, NMIMS में भी सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट,
मैथ्स वाले एग्जाम। NMIMS में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स वाले अपीयर कर सकते हैं, एंड देयर आर सम अदर कोर्सेज जिसमें जो विदाउट मैथ्स वालों को भी अलाउड है। तो वो लोग का एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ऑल्दो द एग्जाम इज कॉल्ड एनपेट फॉर ऑल, बट विद मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स सभी का जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो इसी साल से हुआ है। उसके पहले सभी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते थे हम लोग, लास्ट ईयर भी पढ़ाया, बट लास्ट ईयर जो वो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने वापस आके बोला कि उनके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, राइट। सो दैट वे मीन्स अगर आपके पास मैथ्स नहीं है एंड स्टिल यू आर टारगेटिंग सम कोर्सेज इन NMIMS, तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, फाइन। देन देयर आर सम टॉपिक्स जो 11th एंड 12th के मैथ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, राइट, फंक्शंस, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, IPM कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 11th एंड 12th के मैथ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, फाइन, एंड दीज टॉपिक्स आर ओनली आज इन IPM, और वो भी सिर्फ इंदौर, फाइन। तो डिफरेंट एग्जाम्स का सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो बेस्ड ऑन विच एग्जाम्स यू विल बी अपियरिंग आप उसके हिसाब से टॉपिक्स करेंगे, हम लोग उसके हिसाब से करवाएंगे, राइट। तो ऐसे टॉपिक जो 1 या 2 एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको हम लोग अलग से सिर्फ उन्हीं बच्चों को कराएंगे जो उस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, एंड दैट विल बी क्लोजर टू द एग्जाम, ठीक है। जब एग्जाम आने वाला होगा उसके 1 या 2 वीक्स पहले वो टॉपिक हम करवा देंगे। तो सारे टॉपिक सभी के होंगे, बट ऑब्वियसली बैच में है तो जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं वो पहले करवाए जाएंगे, है ना। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो वी विल स्टार्ट विद देम, फाइन, ओके। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको अभी ये आइडिया नहीं है कि हमको कौन से एग्जाम्स देने हैं, तो वो आप जल्दी फिगर आउट कर लो, राइट। बट ये पता है कि हाँ देना है एग्जाम, एडमिशन तो उसके बिना नहीं होगा, बट कौन से एग्जाम्स अपियर करने हैं, क्या कोर्स करना है, अगर वो आइडिया नहीं है तो वो आप जल्दी फिगर आउट कर लें, राइट। सो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन। बिफोर वी डू दैट किसी को कुछ और बोलना है? अच्छा, तो बिफोर वी डू दैट मुझे ही कुछ और बोलना है। देखिए मैं पढ़ाना तो चालू कर दूंगा, आप लोग को शायद समझ में भी आ जाए, राइट। फिर मैं होमवर्क भी दूंगा, फाइन। अब यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है जो सारे ही बैचेस में आती है, आपके में भी आएगी, आपके में थोड़ी ज्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि अब सबके प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जब प्री बोर्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी होमवर्क नहीं होता है, राइट। अभी प्री बोर्ड्स भी होंगे, बाकी जगह का भी लोड होगा, उसके साथ साथ आपको ये मैनेज करना है। नाउ इट वाज योर डिसीजन टू एनरोल, और ये सब आपको पहले से पता था कि यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ाई का भी लोड तो आएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सिर्फ आपको 1 घंटे क्लास में पढ़ा के भेज दें एंड देन यू कम टू द नेक्स्ट क्लास डायरेक्टली और बीच में कुछ ना हो, राइट। तो वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपकी कुछ लर्निंग नहीं हो रही है। हमारा सिलेबस हो रहा है, हम लोग टिक करते जा रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, बट आपने कुछ नहीं किया। क्लियर है बात? तो होमवर्क तो जितना मिलेगा उतना तो करना पड़ेगा। LR का इन इंग्लिश का थोड़ा जल्दी हो जाता है, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, फाइन, बट उतना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। 1.5 आवर की 3 क्लासेस होगी, ऑलमोस्ट उतना ही 1.5 आवर जितना वीक में, मतलब 4 आवर जितना वीक में आपको होमवर्क पे देना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको निकालना पड़ेगा, टाइम कहाँ से निकालोगे वो देखो आप, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग हर टॉपिक के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट भी असाइन करते हैं। आप लोग का एनरोलमेंट होते ही एक ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल क्रिएट हो जाता है जिसपे सारे टॉपिक्स के मिनिमम 3 टेस्ट हैं। जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हो बुक में, उन सारे टॉपिक से मिनिमम 3 टेस्ट हैं, और वो टेस्ट भी कौन से हैं, क्या नाम से हैं, वो बुक के लास्ट पेज पे अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ यू हैव द बुक तो लास्ट पेज पे देख सकते हो, तो वो टेस्ट के नाम भी गिवन है, क्लियर। तो जैसे जैसे वो टॉपिक्स होते जाएंगे वो टेस्ट भी आपको असाइन होते जाएंगे। हम लोग यहाँ से बोल देंगे कि ये टेस्ट आपको अब अटेम्प्ट करना है, राइट। और वो नहीं भी बोले तो भी आपको पता है ये टॉपिक हो गया है, क्लास में हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया, तो यू कैन अटेम्प्ट दैट टेस्ट विदाउट इवन अस टेलिंग यू टू डू दैट। समझ आ रहे हैं? सो दैट इज हाउ वी विल गो। एंड ऑब्वियसली आपको कभी कभी कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि सर मैनेज नहीं हो रहे हैं, क्लासेस बहुत हो रही है, लोड बहुत है, तो ऐसा होगा, राइट। तो अब ऐसे में अगर आप एक चीज कंप्लीटली छोड़ दें, वो एक चीज यही होगी, क्योंकि बोर्ड की पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते, 12th तो पास करना ही है, राइट। तो कंप्लीटली नहीं छोड़ना है कुछ भी,
आप एक बार आके बोलो कि सर नहीं हो रहा है, तो कुछ क्लासेस या एक सब्जेक्ट आप फॉलो कर लो। ऐसा मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा अभी से सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसा एक एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए व्हेन इट इज टू मच ऑफ अ लोड, आपको बाकी जगह का भी एकेडमिक लोड है, राइट, तो वैसे केसेस में प्लीज कम एंड टॉक टू अस। आप लोग अपने डिसीजंस अपने आप मत लो, राइट ना, वी आर अ टीम, समझ आ रहा है ना। आपने यहाँ पे पैसे दिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको भेजना, आपकी भी है कि नहीं है, तो आपको जाना है वहां पे, तो हम लोग गाइड करेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम्स आएगी तो उसका सोल्यूशन शायद हम लोग बता पाए बेटर, आप लोग जो सोचोगे उससे शायद बेटर बता पाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे कुछ इशू है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वैसे भी हो सकते हैं, तो वो भी बता दो, ठीक है। जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताओगे तो उसका सोल्यूशन हम ढूंढ पाएंगे। क्लियर। आपस में अगर आप फ्रेंड्स में ही बात करते रहोगे, अपने लेवल पर डिसीजंस ले लोगे कि हम तो नहीं जा रहे क्लासेस या ऐसा कुछ करोगे, तो फिर हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे ज्यादा, ठीक है। अब फॉर्म्स भी निकलने वाले हैं तो आपको हम बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड करेंगे, मतलब हम लोग ऐड नहीं करेंगे, आप लोग आपकी मर्जी से ही ऐड होगे बेस्ड ऑन विच एग्जाम्स यू विल बी अपेयरिंग। तो वो सारे ग्रुप्स का अलग अलग, वो सारे एग्जाम्स का अलग अलग ग्रुप है। एक तो आपका नॉर्मल बैच का ग्रुप होगा जिसमें क्लासेस का इंफॉर्मेशन आएगा, राइट, बट हर एक एग्जाम का भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें वो एग्जाम के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अभी फ्लेम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स ओपन है, अशोका के ओपन है, तो अगर आप में से कोई अपियर करने वाला है कोई आगे के राउंड में, तो उन ग्रुप्स में ही उसके एग्जाम की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। वो कॉमन ग्रुप में नहीं जाती क्योंकि कॉमन ग्रुप में सब लोग वो एग्जाम नहीं देने वाले हैं। बात समझ आ रही है। तो वो सारे ग्रुप्स भी आपको ज्वाइन करने हैं और उनको फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट दिन में एक बार सोने से पहले देख लेना है कि कुछ काम का तो नहीं आया, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स आपको ध्यान रखना है, तो वी विल बी गुड, फाइन। सो वी विल ट्राई टू रन दीज क्लासेस टिल जनवरी एंड, क्योंकि 15 फेब से तो शायद आप लोग के एग्जाम है काफी लोग के, ठीक है। तो जनवरी एंड तक क्लासेस चलेगी एंड फिर वी विल गिव यू अ ब्रेक। बीच में इतना गैप नहीं है कि हम लोग बीच में कुछ क्लासेस रख पाए, सो आफ्टर योर बोर्ड्स देन वी विल रिज्यूम द सिलेबस, है ना, तो वैसा चलेगा। क्लियर। ओके। तो इफ एनीवन हैज टू से एनीथिंग। हाँ, हाँ हम ऑफ नहीं देंगे। हाँ ठीक है, बीच में आपका जो भी चलता है जनवरी तक उसमें यहाँ पे कुछ ऑफ नहीं होगा, राइट। आपको मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम हर स्कूल के हिसाब प्री बोर्ड के हिसाब से ऑफ दे देंगे तो फिर हम क्लासेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे स्कूल्स में अलग अलग टाइम पे प्री बोर्ड्स हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से हम लोग ऑफ नहीं दे सकते, बिकॉज फिर हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, राइट। तो वो आपको मैनेज करना है। कभी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम अगले दिन है तो वो आप उस दिन अगर क्लास मिस करो तो वी हैव दिस फैसिलिटी कि आपकी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, तो आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो, फाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं, बट वी विल नॉट सजेस्ट कि आप बहुत सारी क्लासेस मिस करो इन अ रो, राइट। वो पता है कि एग्जाम है तो कुछ क्लासेस मिस करनी पड़ेगी, बट ट्राई करो कि अगर बीच में गैप है, मान लो आज क्लास है और कल एग्जाम नहीं है, परसों है, तो फिर आप आ सकते हो क्लास, ठीक है। ओके, सो we'll start with our topic of today. The name is percentage. अब परसेंटेज नाम सुन के ऐसा तो मतलब लगता ही है कि इजी ही होगा, फाइन। परसेंटेज का आपकी लाइफ में जो मैक्सिमम यूज है वो बस इसी काम में कि कितना तेरा कितना परसेंट आया, है ना, राइट। एग्जाम होते हैं उसके बाद यही सवाल किया जाता है एक दूसरे से। बात समझ आ रही है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट का मान लो 500 टोटल मार्क्स थे एग्जाम, एंड उस 500 में से इसका स्कोर आता है 350, तो कितना परसेंट हुआ? 70%। इजी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। सो वी विल राइट 350 बाई 500 इंटू 100। तो ये इस तरीके से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं किसी का, फाइन। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक, हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, सो हाउ डू वी कैलकुलेट ए बाई बी अब इंटू 100 और बी बाई ए इंटू 100।
बी बाई ए होगा ना। वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी, यहाँ पे वॉट परसेंट ऑफ 500 इज 350, यही क्वेश्चन था ना, राइट? बात समझ आ रही है? सो वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यू विल राइट बी बाई ए इंटू 100। बी ए का कितना परसेंट है? 350, 500 का कितना परसेंट है, हिंदी में समझ लो। कोई डाउट है? सो इट शुड बी बी बाई ए इंटू 100। तो इसको कैंसिल करके जो भी आंसर आए वो फाइन। इसका रिवर्स भी बहुत बार करना पड़ता है। रिवर्स कैसे? रिवर्स ऐसा कि व्हाट इज 25% ऑफ 88? हाँ 22। तो इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पे 25% है, तो जैसे ही 25% आपको दिखता है, यू कैन सिंपली मेंटली राइट दिस एज 1/4। तो 1/4 इंटू 88 करने से यू कैन गेट द आंसर एज 22। ठीक है? अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो तो 25% ऑफ 88 करना, तो 25/100 इंटू 88 ये करना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ता है। बट 25/100 हमेशा ही कैंसिल होके 1/4 देंगे, तो ये कैंसिलेशन वाला स्टेप भी हम क्यों करें? बात समझ आ रही है? 1/4 डायरेक्टली लिखेंगे, और 1/4 अगर हमें ध्यान रहेगा कि 25% इज 1/4, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 88 को 4 से डिवाइड कर देना है। दैट कैन बी डन मेंटली, है ना? तो जितना कम पेपर पेन यूज करना पड़े उतना अच्छा है, बिकॉज वी हैव टू कीप द स्पीड इन माइंड। ये जो एग्जाम्स आप देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, इसमें स्पीड एक मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है? अनलाइक योर बोर्ड्स जहाँ पे आपको काफी सफिशिएंट टाइम होता है, 3 आवर्स टू फिनिश योर पेपर, ये एग्जाम्स में उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है? तो स्पीड एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो स्पीड बढ़ाने का ऐसे कोई घुट्टी नहीं है, वो बस एक तरीका यही है कि आपका राइटिंग वर्क जितना कम होगा, आपका स्पीड उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना आप मेंटल कैलकुलेशंस कर पाएंगे एटलीस्ट इन मैथ्स, उतना ज्यादा फास्ट आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो ये एक बेसिक है मैथ्स में स्पीड इंक्रीज करने का, कि आप मेंटल एबिलिटी, मतलब कैलकुलेशन की मेंटल टेक्निक्स डेवलप करें। तो वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूंगा, बट वो प्रैक्टिस आपको करना है। फाइन, ओके। अच्छा अभी बताइए, व्हाट इज व्हाट इज 33.33% ऑफ 31318 106? ठीक है? तो अभी अगर आप 33.33% कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करें, 33.33 अपॉन 100 इंटू 318, तो हो तो जाएगा। दो चीजें होगी, एक तो समय ज्यादा लगेगा, और दूसरा आंसर 106 नहीं आएगा, 105 पॉइंट्स ऐसा ऐसा कुछ आएगा। ठीक है? जल्दी करने के लिए क्या करना है, वेन एवर यू सी दिस नंबर 33.33%, आपको इमीडिएटली ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ये 1/3 है, राइट? सो 1/3 ऑफ 318, बस ये आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस कैन बी कैलकुलेट वेरी इजीली, तो इट विल बी 106। समझ आ रहा है? तो जैसे ऊपर 25% के लिए हमने 1/4 किया था, वैसे ही 25% के लिए हमने 1/4 किया था ना, कहाँ गया? हाँ यहाँ पे। वैसे ही 33.33% के लिए वी विल राइट 1/3। ठीक है? तो ऐसे जो कन्वर्जन है, ये सब कन्वर्जन हमारी स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? तो मैं एक ऐसी लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आपके बुक में भी है बट स्टिल। तो अगर समझ लो आपको कहीं पे लिखे 50% ऑफ एक्स, तो यू कैन राइट दिस एज हाफ ऑफ एक्स। फाइन। If you find somewhere 33.33% of x, you can write this as 1/3 of x. If you somewhere find 25% of x, you can write this as 1/4 of x. फाइन, ये आप लोग को ध्यान होगा। ठीक है? तो 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, 1/5
होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 20% ऑफ एक्स। ठीक है, समझ आ रहे? तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज 20% ऑफ 105, तो 1/5 ऑफ 105 कर देना है आपको, तो आंसर हो जाएगा 21। क्लियर है? ओके, तो 1/5 हो गया। 1/6 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 16.67% या 6%, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, 1/3 है, उसका हाफ 1/6 होगा। 1/3 का हाफ मतलब 1/3 का हाफ, हाफ ऑफ 1/3, तो इट विल बी 1/6। तो 1/3 का हाफ अगर 1/6 है तो 33.33 का हाफ क्या आएगा 16.67। तो इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। कोई डाउट है? ओके, 1/7 के लिए इट इज 14.28%। ठीक है, 14.28% ऑफ एक्स। 1/8 के लिए 12.5। इफ यू रिमेंबर 1/4, तो 1/8 के लिए 1/8 विल बी हाफ ऑफ 1/4, राइट? तो 25 का हाफ कर देंगे तो 12.5। क्लियर है बात? सो फॉर 1/8 इसका हाफ, तो इसका भी हाफ, तो इट विल बी 12.5% ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक किसी का कुछ भी डाउट है? ओके, अगर नाउ नेक्स्ट इज 1/9, तो 1/9 के लिए इट इज 11.11%, तो दैट इज 1/9 एक्स। 1/10 तो हो जाएगा, 1/11 आने के लिए इट शुड बी 9.09%। ठीक है, 10% विल बी 1/10, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई डाउट है? ये सारे कन्वर्जन आपको ध्यान रखने, राइट? ऐसा नहीं कि ये ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो हो जाएगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जल्दी भी सॉल्व करना है, राइट? तो जल्दी सॉल्व करना है, तो ऐसा ध्यान रखने से, ये कन्वर्जन करने से थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, राइट? कोई भी डाउट है यहां तक? तो अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज 54.54% ऑफ 594, हाँ हाँ जी, ध्वनि, तनीषा, माही, समझ आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट है? No, sir. हाँ जी, 9, सिर्फ 9 आंसर ना? देखो, 99 कैसे हो? देखो ऐसे अगर अपने उछाल भी रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उछालें। 594 है, राइट? 594 का अगर सिर्फ 50% भी करना होता तो 300 के आसपास आता आंसर। ये बात तो समझ आ रही है ना, राइट? आपको एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में अगर आपको मान लो कैलकुलेट करने का आलस आ रहा है, ऐसे आपको चाहिए कि ऑप्शंस में से टिक कर दे, राइट? तो आप थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना फिर भी, फ्लूक मारने के पहले भी, कि 594 का अगर 54% कैलकुलेट करना है तो इट हैज टू बी मोर देन 50% ऑफ 594। 594 का 50% 300 के आसपास होगा, तो ये आंसर 300 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तो आपके जिनके भी आंसर 99, 9 ये सब आ रहे हैं वो सही नहीं हो सकते हैं। 394, हाँ ये सही लग रहा है। हाँ जी, 396 देख लेते हैं, मतलब मुझे पता नहीं आंसर, मैंने ऐसे ही लिखा है तो। हाँ जी, 324 आ रहा है, 324 आ रहा है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आंसर तो चलो आ जाएगा,
सबसे पहले यही करना है कि मैंने ये सब पढ़ाया, बट यहाँ पे जो नंबर दिया वो तो यहाँ से कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसा मैं क्यों करूंगा, पढ़ाऊंगा कुछ और क्वेश्चन कुछ और दूंगा। हाँ, तो ये जो आपने ये कन्वर्जन्स लिखे हैं, इट इज नॉट दैट कि सिर्फ इतने ही कन्वर्जन्स हैं, इन सब के जो मल्टीपल्स हैं वो भी आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9.09 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें, राइट, तो 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 फिर से 54, तो 54.54 आएगा। बात समझ आ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9.09 1/11 है तो 54.54 ये 6/11 होगा। गेटिंग दिस पॉइंट, समझ आ रहा है? कोई भी डाउट है तो बोलना। 6/11 कहाँ से आया, क्लियर है? तो 6/11 टाइम्स 594। नाउ 594 इज डिविजिबल बाई 11, कितना आ रहा है? 54। सो 54 इंटू 6 ये करके जो भी आए 324। हाँ, तो 324 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इन सबके जो भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, दैट दोज मल्टीपल्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड। तो मैंने आपको ये जो 8 नंबर बताए, सिर्फ ये 8 नहीं है, इनके अगर आप मल्टीपल्स भी काउंट करो तो करीब 25-26 नंबर, ऑलमोस्ट 30 नंबर्स हैं जो आप ये कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। समझ आई बात? तो आपको हमने बताया 20%, तो 40% आएगा तो आप ये यूज कर सकते हो ना, 2/5 लिख दोगे। 60% आएगा तो भी आप ये यूज कर सकते हो ना, 3/5 लिख दोगे। बात समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर आपको पूछना है व्हाट इज 62.5% ऑफ 512, 60 प्लस 50 प्लस, हाँ हाँ, तो 50 प्लस 12.5 कर लो, या 12.5 का 5 टाइम्स हो गया। 12 इंटू 5 60, 12.5 इंटू 5 62.5। तो इसका मतलब 12.5 का ये 1/8 होता है, तो 62.5 का ये 5/8 हो जाएगा। 5/8 इंटू 512। समझ आ रहा है क्या? कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कुछ तो बोलें। ठीक है, फिर कैलकुलेशन तो कर लोगे। ठीक है, तो अगर इंस्टेड ऑफ 54.54 ऐसा है 55.55% ऑफ 594, तो क्या आंसर होगा? 5/9 और 594। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो 55.55 हुआ, तो नाउ हाउ डू वी गेट द हिंट कि इनमें से कौन सा कन्वर्जन यूज होगा? यहाँ पे आप देखिए, अच्छा यार, अरे यार, हाँ, तो 11.11 वाला, यहाँ पे सारे डिजिट्स आइडेंटिकल हैं, और जो मैंने नीचे लिखा था 55.55 उसमें भी सारे डिजिट्स आइडेंटिकल है। तो इसी नंबर में अगर आप कोई एक सिंगल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ऑल द आइडेंटिकल डिजिट्स। बात समझ आ रही है ना? तो ऐसे हिंट आपको मिलेगा 11.11 में इफ यू मल्टीप्लाई 5 यू विल गेट 55.55, राइट। दैट मीन्स वो जो कन्वर्जन है वो इसका 5 टाइम्स होगा। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 5/9 ऑफ 594। ठीक है, आगे सॉल्व तो हो जाएगा। कोई भी डाउट है? ठीक है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? दिस कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो दैट आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ सके। क्लियर है? अदरवाइज इसके बिना भी आपकी लाइफ तो चल तो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये रिवर्स भी यूज हो सकता है। अगर मैं आपको बोलता हूं व्हाट परसेंट ऑफ 111 इज 37, तो यू विल राइट 37/111 इंटू 100। ठीक है, तो अगर ये आपको पता चल गया 1/3 है, तो फिर डिवाइड भी मत करो ना, 1/3 पता ही है 33.33% होता है ना। तो ये जो कन्वर्जन हमने देखा है कि 33.33% है तो 1/3, उसका रिवर्स भी सही है, 1/3 है तो 33.33%। क्लियर है? तो अगर आपको कहीं पे परसेंट कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन में 1/3 आ गया, तो विदाउट डिवाइडिंग यू कैन डायरेक्टली राइट 33.33%। अदरवाइज ये 100/3 करने में भी 2 सेकेंड तो जाएगा ना। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, तो ये बताइए
व्हाट इज 72% ऑफ 50? सेवेंटी टू क्या 36 हो गया? किसी का डाउट है? 36 आ गया? किसी का डाउट तो नहीं है ना? और अगर मैं आपको पूछता व्हाट इज 50% ऑफ 72, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? 50% करना है तो हाफ करना है ना, इसलिए जल्दी आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको 72% ऑफ 50 कैलकुलेट करना है तो आप इजीली इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हो, राइट? x% ऑफ y कैलकुलेट करना है तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट y% ऑफ x, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना? क्योंकि नंबर्स तो सेम ही आएंगे, x बाई 100 इंटू वाई होगा, y बाई 100 इंटू एक्स होगा, तो एक्स वाई बाई 100 ही है दोनों केस में। क्लियर? बट ऐसा उल्टा करने से वो साइकोलॉजिकल है कि 50% ऑफ एनी नंबर कैलकुलेट करना इज बड़ा इजी, 72% ऑफ एनी नंबर कैलकुलेट करना इज थोड़ा सा मुश्किल, उसके लिए लिखना पड़ता है, तो लिखा आप लोग ने, है ना? बात समझ आ रही है? बट 50% अगर मैं बोल देता हूं तो वो साइकोलॉजिकल है कि हाफ ही करना है, तो हाफ तो मैं कोई भी नंबर का कर सकता हूँ, जिसका इंटीजर्स में हाफ नहीं होता उसका भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये साइकोलॉजिकल है, तो जहां पे भी आपको ऐसा कन्वर्जन का चांस मिले तो यू शुड कीप दैट इन माइंड, ठीक है? बात समझ आ रहा है? तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, तुमको नहीं पूछना तो फिर मैं पूछता हूं कि अगर ये जो कन्वर्जन है वो यूज नहीं हो रही कोई क्वेश्चन में, तो फिर क्या करें? कोई और तरीका है इन दोज केसेस? अगर मैं बोलता हूं कि कैलकुलेट 19%, या समझ लो चलो 11% ऑफ 723, तो एक तो ऑफकोर्स यही तरीका है कि 11/100 इंटू 723 कर दो, एंड आंसर तो आ ही जाएगा, राइट? 11% है तो देर इज नो कन्वर्जन ऑल्सो, है ना? जो हमने ऊपर देखे थे 12.5% है तो 1/8 हो सकता है, 11% है तो ऐसा कोई कन्वर्जन हमने नहीं देखा। सो कैन वी डू समथिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थोड़ा जल्दी एज कंपेयर टू दिस? हाँ, राइट। तो ये 11% को आप स्प्लिट कर सकते हो, दिस परसेंटेज कैन बी स्प्लिट, तो 11 को आप लिख सकते हैं 10% प्लस 1% ऑफ 723, राइट? और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि कोई भी नंबर का 10%, 1% ये सब कैलकुलेट करना बड़ा इजी होता है, फाइन? तो कोई भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? ये 723 है तो लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल लगा दोगे, इतना इजी है, राइट? तो 10% ऑफ 723 विल बी 72.3 एंड 1% ऑफ 723 विल बी 7.23। ये समझ रहा है? डेसिमल की पोजीशन क्लियर है? 10% अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 10/100 इंटू 723 होगा, ये 0 0 कैंसिल, तो 723/10 आया, तो दैट इज 72.3। समझ आ रहा है ना? तो वो डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो दिस स्टेप कैन बी डन इजीली। 10% ऑफ एनी नंबर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, 1% ऑफ एनी नंबर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। अब बस इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो ये पार्ट मेंटली हो सकता है, 10% 1% में स्प्लिट करना, उसके बाद इसका 10% और इसी का 1% लिखना, ये आप बस लिखो और उसको ऐड कर दो, तो उससे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? कोई डाउट है? तो आंसर विल बी 79.53, ठीक है? सो दिस splitting can also be used in calculation of percentages। यहां तक कोई डाउट है बताइए? ठीक है, फाइन। तो देखिए परसेंटेज का कैलकुलेशन हमने समझ लिया। अब परसेंटेज के क्वेश्चंस में एक और
टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे आप एक नंबर को इंक्रीज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, so let us write the name of the topic, percentage change, ठीक है। तो अगेन दो टाइप से होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सैलरी ऑफ अ पर्सन increases from 15,000 to 18,000, ठीक है। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस फ्रॉम 15,000 to 18,000. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ऑब्वियसली क्या चाहिए, चेंज चाहिए। तो चेंज कितना है वो तो पता चल रहा है, 3,000 है। और परसेंटेज चेंज कितना होगा उसके लिए क्या करेंगे, हाँ, सो परसेंटेज चेंज, राइट, सो परसेंटेज चेंज इज चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इज चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग जैसा हो गया, ठीक है। सो द चेंज हियर इज 3,000। ओरिजिनल मतलब जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल सैलरी वाज 15,000, तो 15,000 से डिवाइड करेंगे इनटू 100, राइट। सो दिस विल बी द परसेंटेज चेंज। अब आप यहाँ पे देखो 1/5 आ रहा है, तो 1/5 जैसे ही आपको दिखा 20% आंसर, है ना। ऑल्दो डिवाइड करने में टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी 20% यू कैन राइट डायरेक्टली। कोई भी डाउट है यहाँ तक? तो दिस इज परसेंटेज चेंज। अब ये जो चेंज है वो इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कुछ भी हो सकता है। इन दिस केस इट वाज इंक्रीमेंटल, सैलरी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। द चेंज कैन ऑल्सो बी डिक्रीमेंटल, सैलरी रिड्यूस भी हो सकती है, ठीक है। मान लो कोविड आ गया, अभी कुछ काम तो है नहीं, फिर भी सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी रिड्यूस करके दे रहे हैं। तो अगर उसकी सैलरी पहले 18,000 थी, राइट, एंड देन इट रिड्यूसेस टू 15,000, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, फिर से 15%, हाँ, परसेंटेज चेंज इस बार क्या होगा, 18,000 रिड्यूसेस टू 15,000, तो अब इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 18,000। समझ आ रहे हैं ना। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो अभी भी सेम है, परसेंटेज चेंज इज स्टिल चेंज अपॉन इनिशियल या ओरिजिनल इनटू 100, बट नाउ द चेंज इज हाउ मच, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। चेंज के लिए भी ध्यान रखना, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो चेंज इतना है, तो फाइनल 15 इनिशियल 18, तो चेंज कितना हुआ, -3। तो यू विल राइट -3,000 अपॉन इनिशियल इज 18,000 इनटू 100, तो ये 1/6 आया, 1/6 है तो 16.67% विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग हुआ, दैट दिस इज रिडक्शन, है ना। चेंज ही है दोनों में, आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ध्यान रखो, इंक्रीमेंट है या रिडक्शन है वो अपने आप आ जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है, तो दो फॉर्मूले ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी डाउट है यहाँ तक, परसेंटेज चेंज क्लियर है? तो अगर ऐसा है अभी आप लोग के प्री बोर्ड चल रहे हैं या चलेंगे, राइट। तो मान लो प्री बोर्ड में किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स आए, है, फिर उसको ऐसा मतलब बुरा लग गया, फिर उसने पढ़ाई करी, फिर फाइनल एग्जाम्स में उसके 90% मार्क्स आ गए, तो कितना परसेंट चेंज हुआ उसका परफॉर्मेंस, 30%, 50%, है ना। 50 होगा कि 30 होगा, 50। समझ आ रहा है? सो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट चेंजेस बाई 50%, नॉट 30%। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो अभी भी वही है, ऊपर जो लिखा था, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो सिर्फ चेंज अगर आप देखो तो वो 30 है,
30 upon original is 60 into 100, so that will be 50%. बात समझ आ रही है? So the change is 50%. Right? So that is about percentage change. तो ये हुआ जब आपको इनिशियल एंड फाइनल दो वैल्यूज गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड की चेंज कितना होगा. ठीक है. सेकंड है, आपको एक वैल्यू गिवन है और फिर आपको पूछा गया है, फिर आपको बताया गया है कि दिस वैल्यू इंक्रीजेस बाय दिस मच परसेंट, सो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू. ठीक है. और दिस वैल्यू रिड्यूसेस बाय दिस मच परसेंट, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल, इफ 250 increases by 20%, then what is the final value? 300, है ना. तो ये तो क्योंकि मैंने इजी नंबर्स लिखे हैं, तो 20% ऑफ 250 कैलकुलेट करेंगे पहले. 20% ऑफ एनी नंबर इज 1/5 ऑफ दैट नंबर. तो 250 का 1/5 हुआ क्या? 50. 50 फिर आपको क्या करना है, 50 को उठा के इसी के अंदर ऐड कर देना, बिकॉज दिस नंबर इंक्रीजेस बाय दैट मच. समझ आ रहा है ना. तो 250 को उतने से इंक्रीज करना है, दैट मींस 250 में वो जो 50 आया आपका उसको ऐड कर देना है. सो दैट विल बी द फाइनल इंक्रीज्ड आंसर, इंक्रीज वैल्यू. क्लियर है बात. तो हाउ डू वी प्रेजेंट इट? अगर आपको इसको पूरे मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 250 जो नंबर है वो प्लस इसी का 20%, 20% ऑफ 250, दिस शुड बी द फाइनल नंबर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 हुआ. 1/5 ऑफ 250 इज 50, सो 250 प्लस 50 इज 300. क्लियर है बात. सो दैट इज वन वे टू सॉल्व. अब इसको अगर आपको थोड़े और डिफरेंट वेज में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? यू कैन से 250 प्लस 20/100 ऑफ 250, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब 250 कॉमन लिखा जा सकता है, सो यू कैन से 250 into 1 plus 20/100, right? So if a number is increased by 20%, this will be its increased value. ये इसकी increased value होगी. अब इसको अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो वो कर लो. You can convert this into a formula. अगर मैं आपको बोलता हूं A is increased by X%, so what is the increased value? अगर एक नंबर है A, उसको X% से इंक्रीज किया तो what will be the final value? तो यहाँ पे जो लिखा है वो A into 1 plus X/100. ठीक है. दिस विल बी द फाइनल वैल्यू. तो ये जो फॉर्मेट है ये आगे आप SI/CI में देखोगे. इफ यू रिमेंबर, CI का फॉर्मूला ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पे पावर में कुछ आता है बस, है ना. तो वो फॉर्मूला यहीं से आ रहा है, जो कि हर साल हमारा जो पैसा है वो कुछ परसेंट से बढ़ रहा है, R% से बढ़ रहा है, राइट. तो R% से हर साल बढ़ाते जाओ तो ये नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा. तो वो सिर्फ परसेंटेज इंक्रीमेंट ही है. ठीक है. कोई भी डाउट है यहाँ तक बताइए. सो व्हेन आई से कोई भी डाउट है, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो. ध्वनि, तनीषा एंड माही, आप लोग को भी कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. ठीक है. अच्छा 5 लोग है क्या? हाँ 5 हो गए. ठीक है. कोई डाउट है? नहीं. अच्छा, अभी इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं. ये तो समझ आ गया. दिस इज वन वे टू राइट द सेम थिंग. इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं. इफ 250 is increased by 20%, so we can say the final number will be 120% of 250. ठीक है. फाइनल नंबर ऐसा भी लिखा जा सकता है. क्लियर है. तो आप 250 में 20% ऐड करो या 120% और 250 कैलकुलेट कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा. तो ये कैसे हो रहा है? हमने ऊपर लिखा था 250 टाइम्स 1 प्लस 20/100, ऐसा लिखा था. ठीक है. नाउ दिस 1, इसका अगर आप एलसीएम लो तो दिस विल बी 250 इंटू 120/100, ऐसा हो गया. इफ यू टेक द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, जो ब्रैकेट के अंदर है,
तो 120/100 आएगा ना, कोई डाउट है इसमें बोलो। तो नाउ व्हाट इज दिस, अगर आप ये पूरा ध्यान से पढ़ें तो 120/100 इंटू 250, तो यू कैन से दैट दिस इज 120% ऑफ 250। बोलो हाँ, कोई डाउट है? तो दिस फॉर्मेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ इतना लिखने से ही आपका काम हो जाता है, ठीक है। आई विल गिव सम क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप जहां पे सिर्फ आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, फाइनल नंबर सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ इतने से ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? सो दीज टू फॉर्मेट्स शुड बी रिमेंबर्ड कि अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है कुछ परसेंट से, तो आप या तो ऐसा या तो ऐसा यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। रिडक्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रिडक्शन। यहां तक किसी को कुछ पूछना है पहले तो बताओ, बोलो। क्लियर है? तो अगर मैं बोलता हूं A is 40% more than B and C is 30% less than C, सॉरी B, ये भी B है। तो द क्वेश्चन इज रेशियो हो गया। फैन ऑफ कर दो ना, नीचे वाला बोर्ड का फैन। 2:1 आ रहा है। हाँ, सो द आंसर इज 2:1। सभी का आंसर आ गया, किसी का डाउट है बोलो। नहीं है आगे, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, जिनका आ गया वो भी देख लें, जिनका नहीं आया वो तो देख ही लें। यू कैन से यू आर गिवन A is 40% more than B, तो यू कैन से A is 140% of B, है ना। A is 40% more than B, तो B को 40% इंक्रीज करते हैं तो क्या आता है, 140% ऑफ B आता है। कोई डाउट है इसमें बोलो। एंड सिमिलरली C is 30% लेस देन B, तो C is 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, तो 70 आएगा, तो C is 70% ऑफ B। अब इसमें किसी का डाउट है ये 140 और ये 70 कैसे आया, 140 70 तक सब लोग पहुंच पा रहे हैं। अब आपको ए एंड सी का रेशियो चाहिए, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ A/C कर दो तो B से B कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, B से B कैंसिल हो जाएगा एंड 140 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 2/1। सो A/C विल बी 2/1। समझ आया?
इजी है, रिपीट करना है कुछ भी बोलो, ठीक है। ठीक, तो ये परसेंटेज चेंज में एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a number A is first increased by 20% and we get B, and then this B is further increased by 30% and we get C, ठीक है। So the question is, what is the effective percentage change from A to C? 50%, 150 मतलब 36, 56%। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? तो यहाँ पे 20% और एक एरो बना है, तो इसका मतलब ये है कि ए इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अपवर्ड एरो मींस इंक्रीमेंट, राइट? तो ए इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सो वी गेट बी, देन बी इज फर्दर इंक्रीज बाय 30%, देन वी गेट सी। सो वी नीड टू फाइंड कि सी इफेक्टिवली ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये बताना है, ठीक है। सो आंसर इज 56। डाउट है किसी का? तो ये देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप अज्यूम कर सकते हैं कि ए 100 है, फाइन, कहीं से भी चालू कर सकते हैं। ए को आप एक्स अज्यूम करके चालू कर रहे होंगे, बट क्यों करें ऐसा, राइट? 100 से जब काम हो जाएगा। परसेंटेज के काफी सारे क्वेश्चंस में 100 लेके काम हो जाता है, राइट? कहीं कहीं पे एक्स लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी हम एक्स नहीं लेके 100x ले लेंगे, क्योंकि 100 फिर भी रहेगा, तो 100 के साथ परसेंटेज कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। सो 100 अगर इनिशियल नंबर है, तो इसको 20% इंक्रीज किया तो 120 आया। इस 120 को फिर 30% इंक्रीज किया, तो व्हाट इज 120 का 30%? 120 का 10% इज 12, तो 30% इज 12 इंटू 3, 36, ऐसा कर सकते हो। तो 120 में 36 ऐड किया तो आया 156। तो एक नंबर जो 100 था वो 156 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 56%, ठीक है। कोई डाउट है? समझ आ गया? तो अगर मैं आपको बोलता हूं A is increased by 20% to get B, and B is then reduced by 20% to get C. So what can we say about A and C? A and C इक्वल है, या A C से बड़ा है, या A C से छोटा है? A C से बड़ा है, हाँ। अच्छा सॉरी, सेकेंड और थर्ड सेम नहीं है, हाँ। ए सी से छोटा है, ए बड़ा है। अच्छा, तो ए बड़ा है, इस पे सब एग्री कर रहे हैं, या इसमें किसी का डाउट है? किसी को लगता है ए और सी इक्वल होने चाहिए? बोलो क्या। तो सेकंड सही है, इसमें किसी का डाउट नहीं है? नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट बड़ा है ए सी से? ए सी से 4% बड़ा है, आर यू श्योर? नहीं, हाँ, तो सी ए से 4% कम है,
4. हाँ तो वही पूछ। हाँ तुम दोनों को। अच्छा क्या नाम है तुम लोग का? विधि। विधि और सेजल, ठीक है। हम्म, हाँ 4। ठीक है। तो जो हमने ऊपर किया था एग्जैक्टली सेम किया होगा। ए 100 है तो ये 120 होगा। एंड अगर 120 को आप 20% रिड्यूस करेंगे तो 120 का 20% विल बी 24। तो जब हमने इंक्रीज किया तो 20 ऐड किया था, बट जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो 24 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई सी इज लेस देन ए। समझ आ रहे हैं? ऑल्दो हाँ। हाँ हाँ वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैंने पूछा कि पहले तो ये बताइए कि ए बड़ा है या सी बड़ा है या दोनों इक्वल है। तो उस पे सब लोग एग्री करते हैं कि ए इज मोर देन सी। फिर मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर ए सी से बड़ा है तो कितना परसेंट बड़ा है, राइट? बाय व्हाट परसेंटेज ए मोर देन सी। ठीक है ना? वो गलत है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। ए 100 है एंड सी 96 है। फाइन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट इज सी लेस देन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट इज ए, सॉरी ए मोर देन बी सी। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट इज ए मोर देन सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं दोनों? दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग सेम है क्या, अलग अलग है? तो क्या अलग होगा बोलो? बेस चेंज हो जाएगा। क्या बेस अलग है ना? राइट। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद ए, राइट, सो वी आर कंपेयरिंग सी विद ए, तो यहाँ पे जो बेस होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो ए होगा। राइट। बाई व्हाट परसेंटेज सी लेस देन ए। तो सी ए से कितना कम है? वो तो 4 है, दोनों केसेस में 4 है। ए सी से 4 ज्यादा है एंड सी ए से 4 कम है, वो तो दोनों केस में कॉमन है। बट हेयर वी आर कंपेयरिंग दैट विद ए। दैट मीन्स यहाँ पे जो बेस होगा वो या डिनोमिनेटर होगा वो ए होगा। तो 4/100 इंटू 100 करेंगे, सो दैट विल बी 4%। इन सेकेंड केस वी आर कंपेयरिंग विथ सी, तो जो डिफरेंस है ए एंड सी का वो 4 ही है, बट नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सी से। सो 4/96 इंटू 100 करेंगे, तो ये ऑफकोर्स थोड़ा सा खराब आंसर आएगा। कितना आएगा? 4.16%। समझ आ रहे हैं? तो दोनों क्वेश्चंस का फर्क समझ आ रहे हैं? तो मैंने आपको पूछा था ए सी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो वो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो उसका आंसर 4.16% होगा। अगर मैं पूछता सी ए से कितना परसेंट कम है, तो आंसर 4% होता। समझ आ रही है बात? कोई भी डाउट है? ओके। अब इसमें देखिए, अभी जो हमने किया है, ये जो रिजल्ट आया 4% या उसके पिछले सम में आंसर आया था 56%, वो रिजल्ट लाने का एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम एक नंबर को x% से इंक्रीज करते हैं, हमें b मिलता है। फिर उसी नंबर को y% से इंक्रीज करते हैं, हमें c मिलता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी, या सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है इफेक्टिवली, राइट? सो वी कैन से इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इतना परसेंट। ठीक है, यहाँ पे जो x एंड y है इनको विद साइन यूज करना है, दे आर यूज्ड विद साइन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। फिर जो अभी जो ऊपर दो क्वेश्चंस किए हैं उनको मैं फिर से सॉल्व करूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो यू विल सी कि इसको यूज कैसे करना है। फाइन। यहां तक किसी का कुछ डाउट है बताइए?
ऊपर। हाँ भाई, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये था, राइट। So A was increased by 20% and then B is increased by 30%. So the question is what is the effective percentage change? तो you can use this formula as well. तो यहाँ पे x की जगह पे 20 आएगा, y की जगह 30 आएगा एंड एक्स वाई की जगह पे 20 30 आएगा। तो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, इतना परसेंट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। सो आंसर आता है 20 प्लस 30 50 एंड 6, तो 56% आ गया। ठीक है, सो द आंसर इज 56%। कोई भी डाउट है इसमें बताइए। फाइन। अब सेकंड वाला एग्जांपल, ये क्लियर है? सेकंड एग्जांपल था A इज इंक्रीज बाय 20%, तो B आता है, देन B इज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो C आता है। सो व्हाट इज इफेक्टिव परसेंटेज चेंज? अब तो x तो 20 है, वो प्लस आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे y रिडक्शन है तो वो नेगेटिव आएगा, राइट। तो 20 प्लस 20 आना चाहिए था, बट क्योंकि रिडक्शन है तो -20 प्लस 20 इंटू -20 बाई 100, इतना परसेंट। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जीरो जीरोस, तो आंसर आता है -4%, राइट। तो व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज? सी, 4% कम है, माइनस का मतलब कम है, तो 4% कम हो गया, तो वही रिजल्ट था हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है बात समझ आ गई? कोई भी डाउट है? क्लियर है यहां तक? सबको समझ आ रहा है ना? किसी को ऐसे फास्ट स्लो लग रहा हो तो बता देना। स्लो लग सकता है, फास्ट तो नहीं लग रहा है। ठीक, तो यहां तक हम लोग सभी क्लियर है? ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल ही दे रहा हूं। रेक्टेंगल का एरिया सबको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर ऐसा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 20% and width is reduced by 10%. So what is effective percentage change in area? हाँ, 1.08, हाँ ये हो सकता है। 8% यार है। हाँ, हाँ भी समझ आ रहा है क्या? 8% आंसर आ रहा है सभी का। तो देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड विड्थ इज, ये विड्थ, ये स्पेलिंग होती है ना, विड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो दो तरीके हैं,
आप अज्यूम कर ले इनिशियली लेंथ था 100, तो फाइनल लेंथ हो गया 120। ठीक है, इनिशियली विड्थ था 100 और फाइनल लेंथ हो गया, फाइनल विड्थ हो गया 90। तो दोनों इक्वल भी हो ही सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है। तो इनिशियल एरिया क्या था 10,000, ये एरिया हो गया। फाइन, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 120 इंटू 90, 10800। फाइन, सो फाइनल एरिया इज मोर देन द इनिशियल एरिया। तो क्वेश्चन बस इतना है कि ये फाइनल एरिया इनिशियल एरिया से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, अधिक है। राइट, तो परसेंटेज चेंज हमने भी कैलकुलेट करना सीखा था। फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 800 अपॉन इनिशियल विच इज 10,000 इन 200। तो 10,000 के सारे जीरोस कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 8%। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? दैट इज वन वे टू सॉल्व। क्लियर है? सेकंड, हमने अभी जो फॉर्मूला ऊपर देखा था वो फॉर्मूला इस केस में भी यूज हो सकता है, ऑल्दो द यूज केस इज डिफरेंट। वहां पे क्या हो रहा था, एक नंबर को पहले हम 1% से इंक्रीज करते हैं और फिर उसको कंसेक्यूटिवली एक और परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे जो यूज केस है वो कंप्लीटली अलग है। यहाँ पे क्या है, दो क्वांटिटीज हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन से थर्ड क्वांटिटी मिलती है सी। फाइन, दिस इज इंक्रीज बाई x% and this is increased by y%. So the question is, what is the percentage change in the third quantity? ये कितना है? तो same result can be used here also, x plus y plus xy by 100%। ठीक है, नहीं समझ आया? अब ये मुझे याद आ रहा है कि मैं तुझे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत। हाँ, ये कैसे आता है उसका रिजल्ट, रीजन। ठीक है, तो देखिए, तो इफ ए इज इंक्रीज बाई x%, तो आई कैन से फाइनल वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100। इफ यू रिमेंबर, कोई भी नंबर को x% इंक्रीज करें तो उसका फाइनल वैल्यू ये हो सकता है, याद है थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, b इंटू 1 प्लस वाई बाई 100। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c का फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, जो पहले a इंटू बी था वो भी कितना हो गया, a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इंटू दिस, तो a इंटू बी इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 इंटू 1 प्लस वाई बाई 100, ये फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, और पहले फाइनल वैल्यू क्या था, सिर्फ a इंटू बी था, ए बी था। फाइन, तो क्वेश्चन क्या है कि c के वैल्यूज में कितना परसेंट चेंज आया। तो c के दो वैल्यूज हैं, राइट। इनिशियल c कितना है, इनिशियल c इज ए बी, फाइनल c कितना है, फाइनल c इज ए बी इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 एंड 1 प्लस वाई बाई 100। ये रहा, कोई डाउट है यहाँ तक? तो क्वेश्चन ये है कि फाइनल और इनिशियल सी, मतलब फाइनल सी इनिशियल सी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये फाइनल में से ये इनिशियल सब्ट्रैक्ट किया और उसको फिर इनिशियल से डिवाइड किया, तो ए बी 1 प्लस एक्स बाई 100 1 प्लस वाई बाई 100 माइनस ए बी अपॉन ए बी, ये किया। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो एज यू कैन क्लियरली सी, ए बी तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल हैव 1 प्लस एक्स बाई 100 1 प्लस वाई बाई 100 माइनस 1 अपॉन ए बी, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स बाई 100 एंड वाई बाई 100, और ये फिर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो एक्स वाई बाई 100 इंटू 100, तो ये 10,000। ठीक है, दिस मच। अब क्योंकि ये परसेंटेज है तो एक 100 यहाँ पे एक और है,
ठीक है, तो इंटू 100, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? अच्छा, एक -1 भी था, तो ये -1 भी है। ठीक है, तो ये -1 कैंसिल हो गए। सो 100 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचता है? x प्लस एक्स वाई बाई 100, यहाँ पे एक्स वाई है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है। तो ये जो मैंने अभी बताया है, ये डेरिवेशन है इस फॉर्मूले का, उसकी जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कौन से दो केसेस में यूज होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, दोनों केसेस समराइज कर देता हूँ। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन टू केसेस। केस वन, when a is increased by x% to get b and b is increased by y% to get c. So in these two cases, if you want कि by what percent is c more than a, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x प्लस एक्स वाई बाई 100%। सेकेंड केस में when a into b is c and a is increased by x% and b is increased by y% and you want to know कि c में कितना चेंज आया, so that will be x प्लस एक्स वाई बाई 100। दोनों केस में जो एंड रिजल्ट है वो सेम है, बट दोनों केसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ, नहीं नहीं, वो परसेंट में आएगा आंसर। हाँ, ये है ना फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल तो ये पूरा है, इनिशियल ये है। और किसी का कुछ डाउट है? ये फॉर्मूला कैसे आता है, समझ आ गया? तो अभी इसी के ही एक दो और क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशन। अभी वो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन किया था, राइट? उसमें अगर हम ऐसा मॉडिफाई कर दें, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। नाउ द क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट should the width be reduced so that area remains same। एरिया में कुछ चेंज ना आए, तो इसके लिए ऑफ कोर्स विड्थ को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना? तो कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा? कितना? सिक्सटी सिक्स है तुम्हारा भी? वन 16.67, 67, वो डेसिमल एक स्टेप और आगे आएगा।
हाँ ठीक है। 16.67। तनीषा, ध्वनि, आप लोग का आंसर आ रहा है? तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए, लेंथ इंटू विड्थ दैट इज इक्वल टू एरिया, राइट? बात नहीं प्लीज। नाउ क्वेश्चन सेज लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, width should be reduced by some let us say y%, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देयर शुड बी नो चेंज इन एरिया 0%। यही है ना, एरिया शुड रिमेन सेम। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर ये x% और ये y% हो तो ये कितना परसेंट चेंज होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ऐसा होता है, राइट? सो इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट 20, y तो y है, नेगेटिव है तो माइनस वाई, एंड यहाँ पे 20 इंटू माइनस वाई अपॉन 100। नाउ दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि नेट ये 0 होना चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन एरिया। बोलो हाँ। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? तो ये सॉल्व करके यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ वाई। कुछ भी डाउट है, रिपीट करना है इसमें, बोलो। कीजिए। हाँ 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 ठीक है। उसमें अब ये भी हो सकता है, बाई व्हाट परसेंट शुड द विड्थ बी चेंज रिड्यूस्ड सो दैट द एरिया चेंजेस बाय एरिया इंक्रीजेस बाय ओनली 2%। तो यहाँ इसके सामने 2 लिख देंगे। ये कभी कभी इससे ढंग से आता नहीं है। 100 के ऊपर क्या होना चाहिए? 20 आना चाहिए। 20 इंटू माइनस वाई होना चाहिए ना। हाँ, तो हाँ वो दोनों ब्रैकेट मिक्स हो गए। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? इजी है। ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी के किसी का डाउट है क्या?
आंसर इज 25 हो गया। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। प्राइस ऑफ अ टीवी इज 20% लेस देन द प्राइस ऑफ अ डीवीडी। तो आप अज्यूम करेंगे, कोई एक प्राइस अज्यूम करोगे, कौन सा अज्यूम करना चाहिए? डीवीडी का प्राइस कितना लेना चाहिए? 100, राइट, वेरी गुड। तो डीवीडी का प्राइस अगर हम 100 ले लें, सो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ टीवी? 80, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि 180 से कितना परसेंट बड़ा है, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। डीवीडी टीवी से कितना परसेंट ज्यादा महंगी है, तो उसको अगर और ब्रेक डाउन करें तो सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है कि 180 से कितना परसेंट अधिक है, राइट। तो कितना ज्यादा है? एब्सोल्यूट टर्म्स में 20। अब क्वेश्चन क्या है कि 180 से कितना ज्यादा है, तो बेस में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 80 आएगा, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विद 80, राइट। सो 20/80 इंटू 100, तो आंसर आएगा 25%। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल लीव। तो आप लोग का जो भी बुक में गिवन है उसके हिसाब से मोर और लेस सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज, ठीक है। सो वील सॉल्व दिस एग्जांपल। ये बताइए। ट्वेल्व पॉइंट फाइव। फिफ्टी के जी, 10 kg। ठीक है, 12.5 से कैसे है? 20% ऑफ वेट है तो उसको 80 ले लेंगे, ये 20% ऑफ वेट है तो इसको 20 ले लेंगे। अब आपने बोला है फ्रेश में से कितना अवेलेबल है, नहीं स्टार वही लॉजिक है, 20/80 into 100 तो 25% ऑफ 50 kg 12.5। कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, जब आप फ्रेश ग्रेप्स को ड्राई करेंगे, तो फ्रेश ग्रेप्स अगर आपने 100 kg लिया, तो ड्राइड ग्रेप्स का वेट 100 kg थोड़ी होगा। तो बट 20% तो ड्राइड ग्रेप्स का है, 20% ना, समझ रहे हो बात? ठीक है,
तो फ्रेश ग्रेप्स को जब हम ड्राई करेंगे, ग्रेप्स को ड्राई करके वो क्यूरेंट्स बनाते हैं, किशमिश बनाते हैं। हाँ जी, हाँ 12.5 आंसर तो सही है, बट कैसे आया? तो देखिए कैसे आएगा, बड़ा सिंपल है मेथड, क्वेश्चन सिंपल है। इसमें आप ये बात, इस बात पे ध्यान दीजिए कि वाटर तो इवेपोरेट होगा, फ्रेश ग्रेप्स में बहुत वाटर होता है। ड्राइड ग्रेप्स में जब उनको ड्राई करके हम किशमिश बना देते हैं क्यूरेंट्स, तो उसमें वाटर का कंटेंट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बट एक चीज जो दोनों में इक्वल रहती है वो होता है वाटर के अलावा जो दूसरा पार्ट है, विच इज कॉल्ड फाइबर, है ना। तो वो फाइबर तो सेम ही होगा। जब फ्रेश ग्रेप्स है उसमें अगर 80% वाटर है तो बाकी 20% क्या है, फाइबर है। ड्राइड ग्रेप्स में अगर 20% वाटर है तो बाकी 80% क्या है, वो भी फाइबर है। और जो दोनों ग्रेप्स हमें मिले, फ्रेश ग्रेप्स और उसको उसी को सुखा के जो ड्राइड ग्रेप्स का सैंपल मिला, उन दोनों में जो फाइबर का वेट है वो इक्वल होगा, है ना। फाइबर तो इवेपोरेट नहीं हुआ ना, पानी तो गया बस, फाइबर तो उधर ही रहा। ये बात समझ आ रही है। तो अगर 50 केजी फ्रेश ग्रेप्स है तो इस 50 केजी फ्रेश ग्रेप्स में फाइबर कितना, 20%। तो 20% मतलब कितना केजी हुआ, 10 केजी, ठीक है। अब आप आ जाओ ड्राइड ग्रेप्स पे। ये ड्राइड ग्रेप्स में 20% वाटर है तो 80% क्या है, फाइबर है। क्लियर है बात। ये 80% फाइबर का वेट कितना है, 10 केजी होगा। इसमें किसी को डाउट है, बताइए। इक्वल है, फाइबर का क्वांटिटी तो इक्वल होगा ना दोनों तरफ। क्वांटिटी मतलब एब्सोल्यूट वजन इक्वल होगा, परसेंटेज तो ऑफ कोर्स अलग होगा, ठीक है। तो ये 10 केजी होगा, इसमें कोई डाउट। तो इफ 80% ऑफ द ड्राइड ग्रेप्स का वेट इज 10 केजी, तो 20% ऑफ ड्राइड ग्रेप्स का वेट कितना होगा, 80% ऑफ समथिंग इज अगर 10, वगैरह भूल जाओ। 80% ऑफ अ नंबर अगर 10 है तो 20% ऑफ दैट नंबर कितना होगा, उसका 1/4 कर दो। 80 का 1/4 20, तो 10 का 1/4 2.5। बात समझ आ रही है, राइट। दैट मीन्स दिस शुड बी 2.5। ये लॉजिक समझ आया कहां से 2.5 आ रहा है। तो ये 10 केजी, ये 2.5 केजी, हैंस क्या, कुछ नहीं। 10 तक तो समझ आया, 10 तक समझ आया ना, हाँ। तो अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अगर ऐसा हो 80% ऑफ ए इज 10, तो 20% ऑफ ए कितना होगा। कोई नंबर का 80% 10 केजी है या 10 है, तो 20% ऑफ दैट सेम नंबर कितना होगा, समझ आ रहे हैं। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो और इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 20 हो गया और ये 10/4 2.5 हो गया। क्लियर है। तो वही सेम लॉजिक से 80% ऑफ ड्राइड ग्रेप्स का वेट अगर 10 है तो 20% ऑफ ड्राइड ग्रेप्स का वेट कितना होगा, 10 का 1/4 2.5। क्लियर है बात। और ड्राइड ग्रेप्स में बस ये दो चीजें हैं, फाइबर और वाटर, तो टोटल वेट कितना होगा 12.5। ठीक है, इजी है, कोई डाउट। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सम ऑफ यू हैव द बुक्स, तो उनको तो करनी ही है। बाकी लोग जिनके पास बुक्स अभी नहीं है वो लोग ये ले जा सकते हैं इस चैप्टर का प्रिंट आउट, एंड देन प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज। तुम्हारा नाम, नाम पेन में तुम पे तो है, थैंक यू। वैसे मैम की तबीयत ठीक नहीं, वो आई ही नहीं। तुम्हारा नाम, सी है, समझ आया। तुम्हारा नाम, नाम नैनिका, अच्छा तुम पे तो है। तुम्हारा नाम ना, नाम क्या है, आ रहा हो, अच्छा। नाम प्रियांश, नाम समझ आया ना इसका? ये नहीं है। तो बुक लेने वाला है ना, तो अभी भी लेने वाला है तो ले लेना। नाम महिषी, अच्छा, हाँ परी, परिधि, अच्छा। तुम्हारा नाम, अच्छा तनु, समझ आ गया आज, अच्छा।
की, तुम्हारा नाम काशवी चांडक, अच्छा। तो बुक तो नहीं, हाँ नोटबुक मेंटेन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा। ध्वनि, तनीषा, आप लोग हो क्लास में? Yes, sir. समझ Yeah, आया? yeah. Yeah. तो आप लोग आंसर कुछ कर नहीं रहे थे तो मुझे पता नहीं चला समझ आ रहा है कि नहीं, राइट। बट जो भी क्वेश्चन मैं डाल रहा था वो आप सॉल्व तो कर रहे थे ना? हाँ. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग को ये जो एक्सरसाइज अभी मैंने दी है वो उसका पीडीएफ शेयर कर देंगे हम लोग यहाँ से व्हाट्सएप पे, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? Okay. ओके, बाय। तो आई क्लोज द मीटिंग, अगर आपकी कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज आई विल क्लोज द मीटिंग। No, Uh, sir. yeah. ओके ठीक है, बाय देन, थैंक यू। Thank you. Thank you.